हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे पढ़ेंगे, उन पर बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स होंगे, कुछ एक एग्जांपल्स अपन करेंगे, सारे तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल कौन सा चैप्टर है सबको पता है। 11th क्लास की केमिस्ट्री का तीसरा जो चैप्टर है उसके अंदर पीरियोडिक टेबल की बातें हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल को अपन स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, जो अपन को आज के टाइम पर जो पीरियोडिक टेबल दिख रही है, अपन उसकी बात करेंगे क्योंकि उससे से क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले कुछ बातें हुई थी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या पड़ी? देखो, जैसे अपन बायोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हैं कि भैया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए थे, इसलिए उनको उनका वर्गीकरण करना पड़ा कि भैया जो सेम सेम गुण वाले थे उनको अपन ने एक ग्रुप में रख दिया, जिनका अलग सेम सेम गुण थे उनको हमने एक फाइलम के अंदर रख दिया। ऐसा किया अपन ने बायोलॉजी के अंदर। सेम वैसा ही अपन केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। जैसे स्कूल में नहीं करते क्या, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनके गुण सेम सेम है उनको एक ए सेक्शन में रख दिया, जिनके थोड़े मतलब शैतानी वाले गुण उनको बी सेक्शन में, सी सेक्शन में, ऐसे करते हैं। ठीक है, स्कूल में करते हैं। तो वैसा ही सिस्टम अपन यहां करने वाले हैं। जिनके सेम सेम गुण होंगे उनको अपन एक साथ में रखने की कोशिश करेंगे। तो वही क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा ही किया गया है। तो इसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत कैसे हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। वो पहले आए एक साइंटिस्ट आए, डोबनियर साहब। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्या कहा कि भैया उन्होंने तीन तीन के क्या बनाए, जोड़े बना दिए। दो जो का ही होता, तीन तीन को साथ में रख दिया, तीन तीन को एक ग्रुप के अंदर रख दिया, तीन तीन एलिमेंट्स को, कि कहा इनका भैया क्या है, एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने रखा कि परमाणु भार जिसको बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भैया जो पहला होगा, तीन तीन के ग्रुप बनाए, 1, 2 और 3। इन्होंने कहा कि पहले और तीसरे का जो परमाणु भार होगा उसका एवरेज किसका होगा, बीच वाले का भार आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने बनाए। फिर आए एक न्यूलैंड ऑक्टेव। ठीक है, तो न्यूलैंड साहब ने क्या कहा कि जैसे सारे गामा पा जैसे चलता है ना म्यूजिक के अंदर, तो वैसे ही हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, यहां से पहले चला, ठीक है, सारे गामा पा ऐसे चले, तो यहां से पहला जो एलिमेंट होगा उसके और 8वें की जो है वो प्रॉपर्टी सेम होंगे। ऐसे बातें उन्होंने करी। फिर मेंडलीव साहब आए, उन्होंने भी एटॉमिक जो मास बोल रहा हूं, परमाणु जो भार है, ठीक है, इसी के बेसिस पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बना दी। ठीक है, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं रही। फिर एक साइंटिस्ट आए मोजले। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए मोजले। इन्होंने थोड़ी अलग बात करी। उन्होंने सबने कहा, क्या कहा कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास को लेकर उन्होंने क्या किया, उसको वर्गीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट है मोजले, इन्होंने एटॉमिक मास से मतलब परमाणु भार से कुछ अलग हटके बात करी। वो हटके बात क्या करी, मोजले ने कहा कि भैया ये जो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो जितने भी एलिमेंट्स सब जानते हो क्या होते हैं। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपस में एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती, परमाणु के भार पर डिपेंड नहीं करती, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। वापस सुनो ध्यान से। मोजले भाई साहब ने क्या बोला, मोजले जो साहब है इन्होंने क्या बोला कि भैया जो आपके जो एलिमेंट्स है ना, इनकी जो प्रॉपर्टी, इनके जो गुण है ना, वो आपके एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करते। एटॉमिक जो मास है, परमाणु का जो भार है, उस पर डिपेंड नहीं करते, उस पर निर्भर नहीं है। वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे। तो बेटर होगा कि आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको क्या करो, इनका वर्गीकरण करो, ताकि आपको एक स्टेबल पीरियोडिक टेबल देखने के लिए मिले। ये बात किसने बोली, मोजले भाई साहब ने ये बात बोली थी। वापस बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा, इससे पहले इतनी बातें हुई मोजले से पहले, उन्होंने सबने एटॉमिक मास की बात करी, परमाणु भार पर बात करी, लेकिन इन्होंने नई बात करी कि एटॉमिक मास पर बात मत करो, परमाणु भार से ये क्या है, वर्गीकरण नहीं होगा। अगर आप इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से वर्गीकरण करोगे तो आपका सही आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एटॉमिक नंबर। ये आप याद रख लेना, ये याद रख लेना। फिर आगे बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो आज के टाइम पर जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या कहा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया है। अब मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी किस पर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। यही बात मैंने मोजले ने बोली थी, वही बात यहां पर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मोजले का जो एक्सपेरिमेंट था उसी पर बेस्ड अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है। बात क्लियर है ना कि भैया जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट्स की, जितनी भी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड ज्यादा करेंगी। ठीक है, अब आपको पता है वर्टिकल जो कॉलम होंगे, वर्टिकल कौन से, ऐसे सीधे वाले होंगे ना, सीधे जो कॉलम होंगे ना वो क्या होंगे, उनको ग्रुप कहा जाएगा। और जो ऐसे टेढ़े होंगे, जो तिरछे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल होंगे, रो होंगी, उनको अपन पीरियड बोलेंगे। बात क्लियर है ना, कि सीधे ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे सीधे होंगे, उनको क्या कहेंगे अपन, उनको ग्रुप कहेंगे। और ऐसे होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। तो ग्रुप कितने होते हैं, 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। ये अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि भैया यहां पर देखो एक ग्रुप, देखो मैंने सीधे बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके देखो यहां तक 18 कितने, 18 क्या है, ग्रुप है। सीधे वाले मैंने आपको कहा सीधे ऐसे हैं, वो क्या है, ग्रुप है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीरियड कौन से हैं, तो पीरियड है एक, ये वाला एक पीरियड हो गया, 2 3 4, ठीक है, ऐसे क्या है, ये पीरियड है। तो 7 क्या है, पीरियड होते हैं। ऐसे जो टेढ़े हैं वो पीरियड है, सीधे वो क्या है, ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है बात। अब अपन बात करेंगे इसकी
नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो एलिमेंट्स उनका नामकरण करना है, कुछ एलिमेंट्स का नामकरण करना है, जैसे अपन ने बायोलॉजी के अंदर करके है नामकरण, वैसे यहां पर भी कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ जो एलिमेंट्स है उनका नामकरण करना है। कौन से एलिमेंट? जो 100 के बाद में, जिनकी डिस्कवरी 100 के बाद में हुई है, ठीक है, जो जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 100 से ज्यादा है, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका नामकरण कैसे किया जाएगा? नामकरण मतलब कोई बच्चा हुआ तो मतलब उसका ऐसे जो मतलब पैदा हुआ होते ही क्या उसका नाम बना, जो एग्जैक्ट नाम है, जो स्कूल वाला नाम है वो रख देते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना, पहले अपन ऐसे कोई नॉर्मल लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे कुछ भी रख लेते हैं ना, रैंडम नाम कुछ भी ना, तो वैसा ही मतलब वो होगा ना, बिट्टू ये कुछ भी रख लेते हैं ना, तो वैसा सिस्टम यहां पर होगा। तो पहले मतलब अपन ने कोई एलिमेंट डिस्कवर किया, एलिमेंट डिस्कवर करते ही अपन को उसको आईयूपीएसी जो होती है, जैसे अपन ऑर्गेनिक पे पढ़ेंगे, जो आईयूपीएसी है वो नाम देती है, सबको वो नाम देती है, लेकिन जैसे ही जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट तो उसको डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम नहीं देती, एक बार उसके लिए थोड़े दिन के लिए एक उसको रेंडम उसको ऐसे नाम दे दिया जाता है, कोई ऐसे लोकल नाम उसको दे देंगे, और वो उस नाम देने का तरीका भी है, उस जो अपन लोकल नाम देंगे वो भी उसकी क्या है, उसकी क्वालिटीज के बेसिस पर देंगे, उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पर देंगे। जैसे मतलब बच्चा है वो कोई ज्यादा बोलता है तो उसके अपन अलग नाम से बोल देते हैं, ठीक है, उसका रंग थोड़ा अलग है, वो ज्यादा गोरा है तो उसको अलग नाम दे देते हैं ना, और उसका रंग थोड़ा सा डार्क है तो बच्चे का नाम अपन अलग रखते हैं ना, तो वही हिसाब का यहाँ पर भी उसके गुण के हिसाब से अपन उसका नाम रखते हैं। तो वो तरीके क्या है, टेम्परेरी नाम के तरीके क्या है, अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हुआ तो अपन नाम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सुनो भैया। अगर देखो डिजिट क्या है, ये देखो अगर 0 हुआ तो अपन क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नील, और इस नील को क्या है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन, टेंशन एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। अगर 1 हुआ तो क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, और यू, ठीक है। 2 हुआ तो बाई, और बाई को रिप्रेजेंट किसे करेंगे, बी। 3 हुआ ट्राई, टी, ठीक है। 4 हुआ क्वाड, क्यू। 5 से पेंट, पी, ठीक है। 6 हुआ तो हेक्स, एच। 7 हुआ तो सेप्ट, एस। 8 हुआ तो ओक्ट, ओ। 9 हुआ तो इन, ठीक है, ई। अब इसका यूज कैसे एग्जांपल से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट नेम अपन को लिखना है, सिंबल लिखना है किसका, एलिमेंट का। अगर कोई एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक नंबर है जिसका 120 क्या है, एटॉमिक नंबर है, कोई एलिमेंट है और उसका कितना एटॉमिक नंबर है, 120 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका नाम और उसका सिंबल अपन को बताना है, क्या हो सकता है। तो अपन को पता है, कैसे पता है भैया, यहां पर क्या है 120 है, ठीक है। एक के लिए अपन क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, लिख दिया जी, अन लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, एक मिनट जस्ट पेन लिख लूं मैं, अन लिख दिया मैंने, लिख दिया जी अन, ठीक है। 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के क्या लिखेंगे, बाई, ठीक है, लिख दिया मैंने, बाई भी लिख दिया। 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे, तो नील भी मैंने लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या है, अब अपन को क्या लिखना है, जितने भी होंगे सबके आगे क्या लगा दो, IUM लगा दो, IUM, ठीक है। ये अपना क्या होगा, इसका नाम हो गया, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, इसका नाम हो जाता है। समझ में आया। एक है, यहां पर एक है तो एक के लिए क्या लिख दिया मैंने, अन लिख दिया, ठीक है। 2 है तो 2 के लिए क्या लिख दिया मैंने, बाई लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या है, 0 है, फिर यहां पर क्या है, 0 है तो 0 के लिए मैंने नील लिख दिया, और फिर IUM लगा देंगे सबके अंदर। ये IUM तो सबके अंदर ही लगता है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। अब अपन को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सिंबल अपन को पूछ रहा है। सिंबल इसका क्या बनेगा, ठीक है। अन के लिए क्या लिखते हैं अपन, अन के लिए करते हैं यू, तो यू लिख दिया। बाई के लिए क्या लिखते हैं, बी, तो बी लिख दिया। और नील के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो जाएगा, UBN इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। तो क्लियर है। 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसी का हुआ तो आप ऐसे उसका नाम लिख सकते हो। क्लियर है बात। अब आगे चलेंगे। अब फाइंड ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है कि भैया आपको एटॉमिक नंबर दे देगा कि इसका इतना एटॉमिक नंबर है। अब आप इसका नाम हमें ग्रुप निकाल के बता दो, हमें ब्लॉक इसका कौन सा होगा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये, ठीक है, कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, ये सारी चीजें हमें निकाल कर बताओ। तो ये बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ब्लॉक कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे निकालते हैं कि भैया वो S ब्लॉक का एलिमेंट है कि वो P ब्लॉक का है कि वो D ब्लॉक का है कि वो F ब्लॉक का है, ये कैसे निकलेगा। तो वो पहले सबसे पहले वो समझो ब्लॉक कैसे निकालते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वही ब्लॉक होगा। मैंने क्या लिखा है यहां पर कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं ना, वैसे देखो sp_d, ठीक है, sp_d ऐसे अपन भरते हैं ना, तो 1s2 2s2 2p, ठीक है, 2p3 ऐसे सब जो भी भरते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा, मतलब मान लो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, p के अंदर अपन ने डाला, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल के अंदर गया, तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, S सब सेल में जा रहा है, तो वो S ब्लॉक का हो जाएगा। अगर वो D के अंदर, D ब्लॉक का, F के अंदर F ब्लॉक का। क्लियर है बात। तो ऐसे सिंपल है बिल्कुल। तो ब्लॉक कैसे निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। यहां पर क्या है, S सब सेल में गया तो S ब्लॉक हो जाएगा, P सब सेल के अंदर P ब्लॉक हो जाएगा, D सब सेल के अंदर D ब्लॉक हो जाएगा, और F सब सेल के अंदर जाए तो F ब्लॉक हो जाएगा।
क्लियर है बात? ठीक है जी। अब इसको एग्जांपल से समझे। एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन अपन को दे रखा है, ऑक्सीजन का ब्लॉक बताना अपन को, ऑक्सीजन का क्या ब्लॉक होगा वो बताना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1s2 1s2 2s2, ठीक है, 2p4, ठीक है, ये हो गया ना, 2 2 4 और 8, ठीक है, ये 8 हो गए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा है अपन ने? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है? तो वो किस में भरा गया है? पी के अंदर भरा गया है। क्लियर है? दिख रहा है सबको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा है मैंने? पी के अंदर भरा है। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, मतलब जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल के अंदर घुस गया तो वही क्या है? अपना ब्लॉक है। फिर बात करें भैया ग्रुप की। ग्रुप कैसे निकालते हैं? ग्रुप कैसे निकालते हैं वो देख लो। ठीक है, ब्लॉक निकालना सीख गए, अब ग्रुप निकालना भी सीख लो। ठीक है, अगर एस ब्लॉक निकालना है अपन को पता लग गया कि देखो आपको ब्लॉक निकालना आ गया, ब्लॉक निकालना तो आपको आ गया। अब आपको पता लग गया कि एलिमेंट कौन से का है? एस ब्लॉक का है। मान लो आपको पता लग गया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आपको पूछे कि एस ब्लॉक में वो कौन से ग्रुप का है? एस ब्लॉक तो आपको पता लग गया, लेकिन अब आपको पूछे कि एस ब्लॉक में वो कौन से ग्रुप का है, तब आप क्या करोगे? अगर वो एस ब्लॉक का है एलिमेंट और आपको ग्रुप पूछ ले तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, तो वही क्या होगा? उसका ग्रुप होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ग्रुप होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का हुआ तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस वही क्या होगा? ग्रुप होगा। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है जी। ठीक है, इसका लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही क्या हो जाएगा? उसका ग्रुप हो जाएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? जो लास्ट शेल कौन सी है? तीसरी। लास्ट शेल कौन सी है? तीसरी है। ठीक है, तीसरी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। तो 2 दिख रहे हैं तो वही क्या है? इसका ग्रुप है। तो सेकंड क्या है? जिसका हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है बात? ब्लॉक निकालना सीख गए। अब ग्रुप के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का हुआ, ब्लॉक तो पहले निकाल लोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता लगा कि एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का अगर है तो आपको पता लगाना कि भैया उसका ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जितने उसके अंदर क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या होगा? उसका ग्रुप होगा। इसके अंदर कितने हैं? 2 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कौन सा ग्रुप हो जाएगा? सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करें फिर पी ब्लॉक की। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक का हुआ तो समझ गए आप। अब एलिमेंट अगर पी ब्लॉक का हुआ, पी ब्लॉक का हुआ, तब ग्रुप कैसे निकालोगे? तब ग्रुप कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया आपको कि भैया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें 10 ऐड कर दो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसमें 10 ऐड कर दो, आपका क्या आ जाएगा? ग्रुप आ जाएगा। अगर वो एलिमेंट पी ब्लॉक का हुआ और आपको उसको आपको पता करना कि भैया उस पी ब्लॉक में उसका ग्रुप कौन सा है, उस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, तो करना क्या होगा आपको? तो करना क्या होगा आपको? जब जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो लास्ट में भरे जाते हैं ना, लास्ट में भरे जाते हैं, वो क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें आप 10 जोड़ दो, उसमें 10 जोड़ दो। तो एग्जांपल से समझे, एग्जांपल से समझे तो ये क्या है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है। एटॉमिक नंबर कितना? 16। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विनाश जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है अपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्या है? 3p4। अब लास्ट इसमें सब शेल, लास्ट शेल कौन सी है इसमें? लास्ट शेल कौन सी है? तीसरी। लास्ट शेल कौन सी है? तीसरी। ठीक है, तीसरी। तीसरी में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। ठीक है, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो 6 इसमें क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल कौन सी है? लास्ट शेल कौन सी है भैया? लास्ट शेल है इसमें तीसरी, और तीसरी में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको कहा कि ग्रुप आपको निकालना है, तो लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें आपको 10 जोड़ दीजिए। तो 6 में आप 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 इसमें क्या है? ग्रुप हो जाएगा। सल्फर का ग्रुप कौन सा है? 16 वाइज का ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको पूछे कि भैया डी ब्लॉक है, एलिमेंट आपने निकाल लिया पहले कि भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन हमें उसका ग्रुप पता करना है कि डी ब्लॉक में उसका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। तो मैंने आपको बता दूंगा सिंपल कि भैया करना क्या है आपको? ns इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस की इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, एस जो सब शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? प्लस n-1। ठीक है, जितना n होगा उसमें से एक कम कर दो, उसमें से एक कम कर दो। ठीक है, उसकी डी इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? n क्या है यहाँ पर? आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाली जो शेल होगी ना, सबसे बाहर वाली जो शेल होगी वो क्या होती है? एन। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर? एन जो है वो क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए क्या लिया अपन ने? निकल लिया है। ठीक है, निकल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, कितने एटॉमिक नंबर कितने हैं? 28। कितने
एटॉमिक नंबर 28। ठीक है, सिंपल सी इसकी क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने डायरेक्ट AR क्यों लिख दिया, आर्गन का कितना होता है 18 होता है, तो 18 तक तो आर्गन मान लिया अपन ने, आर्गन ऐसे लिख सकते हैं ना, नोबल गैस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आर्गन आ गई, उसके बाद में क्या आ गया अपना 4s2 और फिर 3d8, 4s2 3d8। अब तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया n जो है ना, n के अंदर s इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल इसके अंदर आपको कौन सी दिख रही है, चौथी। क्या आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, चौथी। ठीक है, 4 जो क्या है, 4 वाली क्या है, या आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहर वाली यही तो है। ठीक है, अब इसके अंदर s इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं जी, कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब n-1, ठीक है, 4 में से 4 वाली बाहर वाली क्या है, 4 है। ठीक है, n क्या मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ये s वाली जो 4 नंबर की है। ठीक है, अब 4 में से मैं 1 माइनस कर दूं यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 वाले d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो 4 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए जी, 10 हो गए। तो 2 + 8 कितने हो गए, 10। तो ये कौन से ग्रुप के हैं, 10वें ग्रुप का एलिमेंट है। समझ में आया। P के अंदर क्या कर देंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर 10 जोड़ देंगे। D के अंदर क्या करेंगे, जो लास्ट वाली जो सेल होगी ना, S सेल होगी, जो लास्ट वाली S सेल होगी, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपन D वाली में से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो अपन का क्या मिल जाएगा, अपन को ग्रुप मिल जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये अपन को क्या दे रखा है, कॉपर। क्या दे रखा है, कॉपर अपन को दे रखा है। ठीक है जी, अब इसके अंदर देखो कितने एटॉमिक नंबर कितने हैं, 29। कितने एटॉमिक नंबर कितने, 29। सेम इसकी भी लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन लिख दिया, 18 तक की तो बात होगी। फिर क्या है यहां पर थोड़ा सा देखो अलग है, 4s1 3d10 ऐसे भरी जाती है इसके अंदर, तो 4s1 3d10। ठीक है, इसके अंदर देखो 4 क्या है, 4s1 क्या है, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली कौन सी है, 4 ही, यहां पर भी 4 ही है, तो इसके अंदर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और डी के अंदर कितने, 10 है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा अपना 11। तो कौन सा ग्रुप है इसका, 11वां ही इसका ग्रुप है। ठीक है, तो आप क्या निकालना सीख गए, ग्रुप निकालना सीख गए। फिर बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। अगर एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आपको दिख जाए, ब्लॉक निकालना सीख चुका आपने सबने, अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट आपको दिखे तो ग्रुप आपको कौन सा बताना है, तीसरा ग्रुप बताना है। कौन सा ग्रुप बता दोगे कि भैया इसका ग्रुप कौन सा है, तीसरा ही इसका ग्रुप होगा सबके अंदर। ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो ये आप ब्लॉक निकालना सीख चुके हो, ग्रुप निकालना सीख चुके हो। अब बात कर लेंगे किसकी, पीरियड की। पीरियड कैसे निकालते हैं, आपको पूछ ले कि भैया आप ये एलिमेंट आपको दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया कि इस एटॉमिक नंबर का आपको क्या निकालना है, ब्लॉक निकालना है, क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है और पीरियड निकालना है। ब्लॉक आप सीख चुके हो, ग्रुप आप सीख चुके हो, अब आपको निकालना है पीरियड निकालना है। पीरियड कैसे निकालोगे, जो आउटर मोस्ट शेल होगी ना, जो आउटर मोस्ट शेल होगी वही उसका पीरियड होगा। जो आउटर मोस्ट सेल होगी ना वही उसका पीरियड होगा। ग्रुप सब जानते हो, ये सीधे वाले ग्रुप होते हैं, ऐसे टेढ़े वाले क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। तो पीरियड कैसे निकलेगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगी वही पीरियड होगा। एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल से समझो, आ जाओ जी एग्जांपल समझते हैं। ये वाला एग्जांपल ले ले, ये वाला ही एग्जांपल ले ले। अब इसके अंदर मुझे बताओ आउटर मोस्ट सेल कौन सी दिख रही है, सबसे बाहर वाली सेल कौन सी दिख रही है, 3 नंबर की मुझे सबसे बाहर वाली दिख रही है, 3 नंबर की मुझे सबसे बाहर वाली सेल दिख रही है। तो 3 नंबर की बाहर वाली सेल है, तो यही क्या है इसका, ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। कौन से पीरियड का, थर्ड पीरियड। ठीक है, सेम एग्जांपल ये है सल्फर वाले का देख लेते हैं। इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, तीसरी, तो ये भी किसका है, थर्ड पीरियड। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो ये कौन सा है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है जी, इसमें ऐसे देख लो, इसमें भी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड निकालना सीख गए, पीरियड क्या है, आउटर मोस्ट सेल जो भी होगी वही उसका पीरियड हो जाएगा। तीनों चीजें आप निकालना सीख चुके हो, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये आपको आगे मतलब आपने बहुत ज्यादा कुछ सीख लिया। ठीक है, अब बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है प्रीरक्षण प्रभाव। क्या कहा जाता है, प्रीरक्षण प्रभाव इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसको शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको कहा जाता है। क्या होता है ज्यादा इतना मतलब दिमाग पे जोर मत डालो इसके लिए। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे। जो अंदर वाली जो शेल होगी ना, जो अंदर वाली शेल होगी, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे। एग्जाम्पल देखो, डायग्राम बना के समझाते हैं आपको, डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्या है, शेल है। ये क्या है, एक शेल है। ठीक है, ये बाहर वाली शेल है, ये अंदर वाली शेल है, ये अंदर क्या, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इस बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उनको क्या करेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे, इनको बाहर वाली को ऐसे धक्का मारेंगे। जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अंदर की साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। मैं ऐसे समझाऊं आपको कि कोई इंसान को कुछ मिल जाता है ना, कोई इंसान को कुछ मिल जाता है तो वो कोई दूसरे इंसान को वहां अंदर थोड़ा आने देगा। ठीक है, कोई इंसान को मतलब किसी नेता को कुर्सी मिल गई, तो वो किसी और को बैठने देगा उसको
कुर्सी पर? बिल्कुल नहीं बैठने देगा। वो चाहेगा कि हमेशा मैं जिंदगी भर इस कुर्सी पर मैं ही रहूं, किसी और कोई और मेरे पास ना आ जाए। सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। तो सेम वैसे ही जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो अंदर इलेक्ट्रॉन घुस चुके हैं, वो बाहर वाली जो शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको धक्का मारेंगे। और यही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे। नॉर्मल भाषा जो आपकी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है उसी के अंदर लिख रखा है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे, जो बाहर वाली जो शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, इसे बाहर की तरफ धक्का मारेंगे। तो ये क्या होती है, आपकी शील्डिंग इफेक्ट या फिर परिरक्षण प्रभाव होती है। अब शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, कौन सी शेल का ज्यादा होता है, कौन सी सब शेल का ज्यादा होता है, एसपीडीएफ, इनमें से सबसे ज्यादा किसका होता है? तो ये आपको क्या दे दिया मैंने, आपको क्या दे दिया, ये दे दिया आपको ऐसे, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये ट्रेंड दे दिया कि इस ट्रेंड से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे भैया? जो एस सबशेल होगी ना, जो एस सबशेल होगी उसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा धक्का मारेंगे। जो एस सबशेल होगी उसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा धक्का मारेंगे। ठीक है, उससे कम कौन? पी वाले एस से तो कम मारेंगे लेकिन डी से तो ज्यादा मारेंगे, डी वाली से ज्यादा मारेंगे। ठीक है जी। और फिर डी वाली जो है वो पी वाली से तो कम मारेगी लेकिन एफ वाली से क्या करेगी, ज्यादा धक्का मारेगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। फिर बात करें एफ वाली तो बिल्कुल वैसे ही बेचारी मारती नहीं है। ठीक है, धक्का कुछ नहीं मारती। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ऐसे क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर बात करेंगे इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझाऊं? ठीक है जी, ध्यान से सुनो। ये अपन ने क्या किया, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये अंदर क्या है, इसके न्यूक्लियस है, अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है भैया, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट तो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो भैया जितना ज्यादा इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। वापस समझो, वापस सुनो ध्यान से कि मैंने क्या कहा कि भैया जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाली जो शेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको, उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये अंदर जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो अगर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है उनको, तो क्या होगा, आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो वो ज्यादा होगा। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज्यादा। ठीक है, क्लियर है बात। फिर आगे बात करेंगे अपन एटॉमिक रेडियाई की, इसकी बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, सब जानते हो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पसीना थोड़ा ज्यादा गर्मी हो जाता है। ठीक है, चलो जी, इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस की अपन बात करने वाले हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, देखो अब इसको ध्यान से समझना, ऐसे लैंग्वेज में कि चक्कर में पड़ो मत, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। कि भैया क्या है, H2 है अपने पास, क्या है, H2 हाइड्रोजन का क्या है अपने पास, मॉलिक्यूल है, मतलब दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का ये एटम है, एक हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, दोनों ने आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रखा है, अणु बना रखा है। ठीक है जी, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से अपन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूं, इनकी जो रेडियस है वो निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसका जो है ना, इसका जो न्यूक्लियस है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक तो उससे मैं क्या ले लूं। ठीक है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मैं निकाल लूं। कोवेलेंट रेडियस को निकालने के लिए क्या करते हैं, वो ध्यान से सुनो कि भैया एक तो ये हाइड्रोजन का क्या है, एटम है, एक ये हाइड्रोजन का एटम है। बात यहां तक क्लियर है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है, दोनों के बीच की अपन डिस्टेंस निकाल लें, यहां पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकाल लें और उसका अपन क्या कर दें, आधा कर दें। ठीक है, इस डिस्टेंस का क्या कर दें अपन, इसका हाफ करेंगे तो अपन को कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की मैं डिस्टेंस निकाल लूं और उसको मैं आधी कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा मेरे को।
ठीक है, यहां पर मान लो 3, यहां पर कितना है 4 आ गया, तो 4 का मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, 2 क्या आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। फिर बात करेंगे किसकी, वंडरवॉल रेडियस, क्या होती है फिर, वंडरवॉल रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसके अंदर, भी कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो देखो वंडरवॉल जो रेडियस है ना, वो होती किसके अंदर है, किसके अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहले वो समझो। जो वंडरवॉल रेडियस है वो किन के अंदर देखी जाती है, सबसे पहले तो नोबल जो गैसेस है ना, जो नोबल गैसेस है उनके अंदर देखी जाती है। जो 18वां जो ग्रुप है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट है आपके, ठीक है, हीलियम, नियोन, ठीक है, ये जो सारे ना, क्रिप्टन, आर्गन, जिनोन, ठीक है, तो इनके अंदर क्या देखी जाती है, इनके अंदर क्या देखेंगे अपन, वंडरवॉल रेडियस देखेंगे। क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी के साथ बॉन्ड वॉन्ड तो बनाते नहीं, किसी के साथ ये बॉन्ड वॉन्ड तो बनाते नहीं, तो इनका कोवेलेंट रेडियस निकालना मुश्किल है, कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते, इसलिए इनका सिर्फ क्या निकलेगा, वंडरवॉल रेडियस निकलेगा, सिर्फ नोबल गैसेस का, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनका निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसके न्यूक्लियस और इसके जो आउटर मोस्ट है, दोनों के बीच के क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को वंडरवॉल रेडियस मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, ये दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, क्या है, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, एक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब इनकी अपन को क्या निकालनी है, वंडरवॉल रेडियस निकालनी, क्या निकालनी है, वंडरवॉल रेडियस निकालनी है। एक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच के अपन को क्या निकालनी है, वंडरवॉल रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, तो दोनों को क्या, देखो इनकी डिस्टेंस अपन ने निकाल ली और उसको क्या कर देंगे, अपन हाफ कर देंगे, इसका अपन हाफ कर देंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, वंडरवॉल रेडियस अपन को मिल जाएगी। कैसे मिली, वापस सुन लो। मैंने कहा ये हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, इसकी डिस्टेंस निकाल लूं, मान लो 4 आई, मान लो मेरे पास इसके डिस्टेंस जो है वो 4 आई, और मैं इसका हाफ कर दूं, इस 4 का मैं हाफ कर दूं, मतलब 2 कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वो 2 क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस हो जाएगी, वो वंडरवॉल रेडियस हो जाएगी। चलो जी, अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया कोवेलेंट रेडियस पढ़ ली, अपन वंडरवॉल रेडियस पढ़ ली। अब बात करेंगे इसकी मेटेलिक रेडियस की, किसकी बात करेंगे, मेटेलिक रेडियस की, धात्विक त्रिज्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब मेटेलिक रेडियस है वो क्या है, देखो कोई मेटल है, कोई भी एक मेटल है, धातु है, कोई भी धातु है, और धातु जो है वो बहुत सारे किससे बना हुआ है, जो मेटेलिक आयंस है उनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो मेटल है, ये पूरा क्या है, मेटल है, इस मेटल के अंदर एक तो ये है, एक तो ये आयन है, एक ये आयन है, ठीक है जी। अब मन को क्या निकालना है, मेटेलिक रेडियस निकालनी है, तो मैं क्या करूं, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल लूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूं और उसका मैं आधा कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेटेलिक रेडियस मिल जाएगी। तो इन दोनों के बीच की मैंने डिस्टेंस निकाल ली, इसका हाफ करेंगे तो मेटेलिक रेडियस मिल जाएगी, सीधी बस बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको पूछ रहे क्वेश्चन में कि भैया जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, आपका एटॉमिक रेडियस इसके अंदर अपने कोवेलेंट पढ़ लिया, वंडरवॉल पढ़ लिया, मेटेलिक पढ़ ली, लेकिन इनमें से बड़ी कौन सी होती है, अगर आपको यह पूछ ले तो याद रख लेना वीएमसी, तो याद रख लेना वीएमसी से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने, वीएमसी, वी का मतलब वंडरवॉल रेडियस, एम का मतलब मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे जो बड़ी होती है तीनों में से सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है, वंडरवॉल जो रेडियस है वो सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी मेटेलिक रेडियस और सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, कोवेलेंट रेडियस से मेटेलिक रेडियस बड़ी होती है, मेटेलिक रेडियस से वंडरवॉल रेडियस जो है वो बड़ी होती है। तो इस साइड जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। फिर बात करेंगे आयनिक रेडियस की, किसकी बात करेंगे, आयनिक रेडियस की, आयनिक त्रिज्या की अपन बात करने वाले हैं, आयनिक त्रिज्या की अपन बात करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि भैया आयनिक जो त्रिज्या इसको निकालने के लिए सबसे पहले पता है कि आयन जो बनता है उसके अंदर एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन, ठीक है, एक होता है कैटाइन एक होता है एनाइन, जो प्लस वाला होता है वो कैटाइन होता है, जो माइनस वाला होता है वो एनाइन होता है। आप सबको ये बात पता है, ठीक है। अब केटाइन बनता कैसे है, केटाइन जो है वो बनता कैसे है, मान लो ये सोडियम है मेरे पास, ये सोडियम है, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इस सोडियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या जाएगा, Na+ बन जाएगा, मेरे पास में क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसे निकाल दिया तो इससे क्या निकल गया, अपन को क्या मिल गया, एक Na+ मिल गया अपन को, ठीक है। अब ये जो है ना सिर्फ जो सोडियम है, इस सोडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 11, ठीक है। जो सोडियम है इसके अंदर प्रोटॉन कितने 11, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर बराबर थे, ये क्या न्यूट्रल था बेचारा, ये न्यूट्रल था। जैसे ही अपन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इससे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो यहां 11 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए, कितने प्रोटॉन कितने हैं, 11 के 11 ही है। इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल दिया बाहर तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na+ का मतलब क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, 1+ मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी 1 की, 2+ आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, 3 आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हुए हैं। बात क्लियर है, ठीक है। Na+ समझ गए आप, ठीक है।
अब मैंने क्या कहा यहां पर देखो, ध्यान से देखो कि भैया यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो प्लस ज्यादा, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर तो कितने थे, 11 पॉजिटिव और 11 ही नेगेटिव था, बराबर का काम था, बराबर का मामला था। लेकिन अब क्या हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव को ज्यादा खींचेगा। यहां पर 11 पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव 10 बचे हैं, तो ज्यादा वो खींचेगा अपनी तरफ, तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मान लो ये क्या है, अपना सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है, ठीक है। यहां पर क्या है, 11, बीच में 11 प्रोटॉन क्या है, ये बीच में न्यूक्लियस है, और यहां पर क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन ये बाहर शेल के अंदर है। अब जो है ये प्रोटॉन जो है इसको खींचेंगे अपनी तरफ, अंदर से ऐसे खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, तो इसकी जो साइज है वो कम हो जाएगी। तो अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन जैसे ही ज्यादा हुआ तो इसकी साइज जो है वो कम हो जाएगी, साइज जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया कि जो सोडियम जो है ना, जो पेरेंट सोडियम है, ठीक है, जो पेरेंट सोडियम है उसकी साइज ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में, जो नया जो आपका केटाइन बना है ना, जो केटाइन बना है उसके कंपेयर में किसकी साइज ज्यादा होती है, आपकी इस सोडियम की ज्यादा होगी साइज, और इसकी क्या होगी, कम होगी। केटाइन की साइज वो कम होगी। क्लियर है बात, यहां पर साइज कम होगी। अब बात करें किसकी, एनायन की बात कर लेते हैं। ये अपने पास क्या है, Cl है, क्या है, Cl है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो देंगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, जब इसके पास कुछ नहीं था, ये न्यूट्रल था बेचारा, उदासीन था बिल्कुल, तो इस टाइम पर इसके पास कितने था, प्रोटॉन कितने थे, 17 प्रोटॉन थे जी, 17 प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन भी 17 थे। मामला बराबर का था, बराबर की खींचा चल रही थी, प्लस माइनस में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में बराबर की खींचा चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, तो अब क्या हुआ, अब पॉजिटिव जो है वो कम हो गया और नेगेटिव जो है वो ज्यादा हो गया। अब वो नेगेटिव जो है वो दबाव में नहीं आएगा, पॉजिटिव के। तो अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, अब आपको आप समझ गए होंगे कि केटाइन जब बनता है ना, केटाइन जब बनता है तो साइज कम होती है, और जब एनाइन बनता है तो साइज बढ़ जाती है, ठीक है। जो ओरिजिनल जो एटम होता है, अगर वो केटाइन में कन्वर्ट होगा तो उसकी जो साइज है वो ओरिजिनल से कम हो जाएगी। अगर जो ओरिजिनल एटम है उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और उसको एनाइन बना देंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है जी। अब बात करेंगे किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो ध्यान से समझना, इसको क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एटम्स जिनके क्या हो जाए, अपनों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हो जाए, जिनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हो जाए, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उनको कहा जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल समझेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होंगे, वही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है। ठीक बात है भैया, एग्जांपल से समझें तो Mg+2 है, इसके अंदर Mg+2 दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने निकाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। होते कितने इसके अंदर, 12 इलेक्ट्रॉन होते कितने इसके अंदर, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसके अंदर कितने बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचे हैं, ठीक है जी। तो प्रोटॉन थोड़ा निकलते, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, तो प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो गए, 12 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, ठीक है जी। Al3+ कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 13, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 13, ठीक है जी। 3+ आ रहा, इस पर 3+ आ रहा, मतलब क्या हुआ इसका, 3+ का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। 13 में से 3 निकाल दिए, कितने बचे, 10 बचे, ठीक है जी। फिर F नेगेटिव फ्लोरीन कितना, एटॉमिक नंबर कितना, 9, ठीक है। प्रोटॉन कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, बिल्कुल है जी, ठीक है। नेगेटिव ऊपर आ रहा है, एक नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, होने कितने चाहिए थे इसमें इलेक्ट्रॉन, 9 होने चाहिए थे, लेकिन एक इसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो कितने होंगे, 9 + 1 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भैया Mg+2 इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Al3+ इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और F नेगेटिव इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब
क्या हुआ, तीनों के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, तीनों क्या है, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तीनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी साइज कम होगी, उतनी साइज कम होगी, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी साइज कम। अब आप बोलोगे भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भैया जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी साइज कम, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कोई और उसके अंदर जितना ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतनी उसकी साइज कम होगी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बदल वाला मैंने आपको, Mg+2 है जो है इसके अंदर कितने एटम होते हैं आपको पता है, मतलब इसके जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर प्रोटॉन कितने, 12, इलेक्ट्रॉन कितने, 10। पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बाहर से अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। वैसे ही देखो यहां पर जो सीन बन रहा था ना, वैसा ही सीन यहां पर बन रहा है, यहां पर 12 आ गए और यहां पर 10 ही है, तो ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा, तो साइज कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब देखो Al3+ के अंदर क्या है, यहां पर 13 प्रोटॉन है, यहां पर और भी बढ़ गया, यहां पर 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 ही है, तो क्या होगा, 13 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो पॉजिटिव ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो साइज कम होगी। लेकिन F के अंदर देखो, यहां पर देखो प्रोटॉन 9 और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 10 है, नेगेटिव इस बार बड़ा हो गया, अब वो पॉजिटिव के दबाव में नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव के दबाव में नहीं आया तो साइज क्या हो गया, यहां पर बढ़ जाएगी, साइज क्या होगी, बढ़ेगी यहां पर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर, मतलब Al3+ के अंदर 13 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो ठीक है, तो इसकी की साइज भी उतनी कम होगी। इन तीनों में सबसे कम साइज किसकी होगी, एल्यूमिनियम की सबसे कम साइज होगी, ठीक है। चलो जी, फिर आगे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेंशन लेने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। पहला कौन सा फैक्टर है, कौन सी चीजें हैं जो एटॉमिक रेडियस को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती है, मतलब उसको चेंज कर सकती हैं। तो वो देखो भैया, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड सब जानते हो, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड है वो ज्यादा बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, उसकी जो रेडियस है, जो उसकी जो साइज है, रेडियस जो है वो कम हो जाएगी, रेडियस जो है वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, देखो यहां पर कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, तो भैया इनके बीच में क्या होगी, एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो रेडियस जो है वो कम हो जाएगी, और 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो और भी कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड होंगे, उतनी साइज क्या हो जाएगी, उतनी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है। पहला क्या रीजन है, पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है कि भैया जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलो, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे समझाते हैं अभी आपको। देखो आयनिक चार्ज बढ़ेगा, मैंने कहा कि प्लस माइनस ज्यादा बढ़े होंगे, देखो प्लस माइनस से ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होंगे, पास आ जाएंगे। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे में घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चिपकने की कोशिश करेंगे, तो दोनों जितने एक दूसरे के पास आएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उनकी रेडियस जो है वो कम हो जाएगी। तो आयनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस उतनी कम हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। तीसरा फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सेल्स कौन सी हैं, देखो ऐसे, देखो ये एक सेल है, ठीक है, 2 3, ठीक है, ऐसे मतलब एटम बड़ा होता जा रहा है, एटम क्या बड़ा होता जा रहा है, तो एटम की जो साइज बढ़ेगी तो रेडियस भी उसकी बढ़ी जाएगी, तो सेल बढ़ेंगी तो रेडियस भी उसकी बढ़ जाएगी। चौथा फैक्टर कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके डायरेक्टली, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या होता है कि भैया जो अंदर वाले जो है ना, जो न्यूक्लियस है ना अंदर, ठीक है, वो किसको अट्रैक्ट करता है, जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचता है, वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या होगी, कम होगी, तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, तो ये जो है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर आगे बात करेंगे किसकी, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड। अब वेरिएशन होता है कुछ, ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, तो वो देख लो भैया सारे, है ना।
एटॉमिक रेडियस के अपन देख रहे हैं पीरियड में क्या होता है, पीरियड में क्या वेरिएशन आते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान से सुन लो, पीरियड क्या होता है, ऐसे तिरछा मैंने आपको बताया, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा वो पीरियड होता है। अब लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे ना तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपन जा रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस वो अपन को कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन लास्ट में राइट साइड में जो 18वां ग्रुप उसमें क्या होता है, नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया उनकी रेडियस तो कम होनी चाहिए, लेकिन नोबल गैसेस की रेडियस तो ज्यादा होती है। तो ज्यादा उनके लिए इसलिए होती है, नोबल गैसेस जो है उनकी मैक्सिमम रेडियस होती है पीरियड के अंदर। इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा, यहां से चलेंगे लेफ्ट से और अपन राइट में जाएंगे तो नोबल गैसेस जो आगे आएंगे उनकी सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। क्यों होती है, रीजन देख लो, बिकॉज वी मेजर वंडरवाल रेडियस इन नोबल गैसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस के अंदर क्या करते हैं अपन, वंडरवाल रेडियस क्या है, मेजर करते हैं, और वंडरवाल रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया वीएमसी बताया था ना, तो वंडरवाल रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए नोबल गैसेस की रेडियस सबसे ज्यादा होती है। बाकी आप लगा सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप, अब ये पीरियड की बात कर ली, ऐसे जाएंगे तो अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा, ग्रुप के अंदर जाएंगे तब क्या होगा, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी सब में लगा देना, बाकी सब में ये आप चीज लगा सकते हो, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, यहां पर मत लगा देना, इसको याद रखना, और एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है और ये पूछा जाता है। ठीक है, और आ भी सकता है भैया, आ भी सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। गैलियम, ठीक है, गैलियम जो है वो होना तो बड़ा चाहिए था, उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ी होनी चाहिए थी, किससे, एल्यूमिनियम से, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं कि भैया नीचे जाएंगे, ग्रुप से नीचे जाएंगे तो क्या होनी चाहिए, साइज बढ़नी चाहिए। तो एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है, गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है। तो हिसाब से क्या होना चाहिए था, हिसाब से क्या होना चाहिए था कि गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम की साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटी होती है, एल्यूमिनियम से छोटी होती है। तो इसको आप ध्यान में रख लेना, जो स्टार लगा रखे हैं जितने भी इसके अंदर वो सबको आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे फिर किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है वो समझ लो भैया, वो समझ लो क्या होती है। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम आपको लेना, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियम एटम मतलब क्या है इसका, न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल मतलब क्या है, उदासीन, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा एटम जिस पर कोई चार्ज ना हो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन जिसको कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जो किसी से बॉन्ड नहीं बना के रख रहा, किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा, अकेला है। ठीक है, न्यूट्रल भी है, किसी से बॉन्ड भी नहीं बना रखा। ठीक है, वैसा अपन को चाहिए, और वो गैसियस एटम अपन को लेना है। ठीक है, न्यूट्रल आइसोलेटेड समझ गए आप, बॉन्ड किसी से नहीं बना रखा हो और गैसियस होना चाहिए एटम, उसको अपन ने लिया। ठीक है, ले के क्या करेंगे, ठीक है, से अपन इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा एटम अपन ने लिया और फिर उससे क्या निकालेंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रोसेस है उसमें जितनी एनर्जी खर्च होगी, उसमें जितनी एनर्जी खर्च होगी वही क्या होती है, वही आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है। वापस सुन लो, अपन ने क्या लिया, एक उदासीन गैसियस एटम लिया, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, और आइसोलेटेड मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाकर ना रखा हो। ठीक है, ऐसा अपन ने एटम ले लिया। अब उस एटम से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अब उस एटम से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। अब उस कोशिश के अंदर जितनी एनर्जी खर्च होगी, उस जितनी एनर्जी खर्च होगी वही क्या है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, अब ये देखो सोडियम है, गैसियस है। ठीक है, इससे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये Na+ हो गया। अब इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर जितनी एनर्जी खर्च होगी वही क्या है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर चुके हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी कम क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक बात है। दूसरा क्या है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होंगी, स्टेबल होंगी। आप सबको पता है कि आधी भरी हुई ऑर्बिटल क्या होती है, स्टेबल होती है, और या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो स्टेबल होती है। मान लो पी है, इसके अंदर अपन कितने भर सकते हैं, 6 अपन भर सकते हैं। अगर 6 भरे हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, 6 भी ना हो तो 3 तो भरे हुए तो भी क्या है, स्टेबल उसको मान सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये तो पी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, पी से कम D10 और P3 जो है उससे कम, और D5 वो सबसे कम होती है स्टेबल, क्योंकि D5 देखो, D5 क्या है, यहां पर क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है, P3 क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है जी, D10 क्या है,
फुल्ली फिल्ड है और P6 क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो ये आपको याद होना चाहिए। स्टेबिलिटी क्या है, यहां पर जो है ये स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ऐसे जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका जो है, आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात क्लियर है। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस का। तीसरा फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस आपको निकालनी आ गई, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अब ये चौथा फैक्टर देख लो। ठीक है, एस की जो है वो सबसे ज्यादा होगी, पी की जो है, पी की उसके कम होगी, डी की, फिर एफ की सबसे कम होती है। तो एस की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना। फिर बात करें किसकी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड। अब इनकी वेरिएशन की बात कर लेते हैं, पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन होते हैं वो बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो पीरियड के अंदर क्या होती है, पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसे देखने के लिए मिलेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट आप ऐसे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है। पता लग गया अपन को, ये तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि भैया अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है। ठीक बात है। तो एटॉमिक रेडियस कम होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, एटॉमिक रेडियस कम होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये अपन ने पीरियड की बात कर ली, पीरियड की बात कर ली। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन वो कहां से बनाएगा, एक्सेप्शन से तो क्वेश्चन बनाएगा। तो वो देख लो एक्सेप्शन कौन से हैं। ठीक है, बीई, ठीक है, बेरिलियम और बोरोन के अंदर देखो, बेरिलियम और बोरोन के अंदर देखो। ठीक है, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, किसकी, बोरोन की। ठीक है, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कौन सा है, बेरिलियम और बोरोन में ज्यादा होनी चाहिए थी बोरोन की, लेकिन किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन की, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन तो ऑक्सीजन बाद में आ रहा है। ठीक है, बाद में आ रहा है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी, नाइट्रोजन की। तो ये जो है स्टार लगा रखा है, तो इनको आप याद रख लेना। फिर बात करें वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर बात करें, एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, सीधा वाला। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, डाउन द ग्रुप अपन जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अपन पढ़ चुके हैं बात। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है जी, ठीक बात है, कर दोगे ऐसे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भैया गैलियम और एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस गड़बड़ है, एटॉमिक रेडियस इनकी गड़बड़ होती है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन यहां भी आएगा। क्या आएगा भैया, कि भैया गैलियम की होनी तो क्या दी थी, कम होनी चाहिए थी। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, लेकिन गैलियम की ज्यादा होती है, क्योंकि गैलियम की रेडियस भी तो कम होती है। किससे, एल्यूमिनियम से। तो आपको स्टार वाला याद रखना है। चलो जी, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, होती क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, अपन ने क्या लिया, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया उदासीन। आइसोलेटेड का मतलब वो कि भैया जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा हो, ऐसा अपन ने एक गैस का एटम ले लिया। ठीक है जी, ठीक है, एटम में क्या करेंगे, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम अपन ले लिया और उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की, ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऐड करने के लिए जो एनर्जी खर्च हो, जो एनर्जी उसमें खर्च होगी वही अपनी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। कोई अपन ने न्यूट्रल गैसेस एटम ले लिया। ठीक है, अब उसमें अपन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करना है, बाहर से जोड़ना है, उसके अंदर डालना है। तो क्या होगा, उस डालने की प्रोसेस में जितनी भी अपनी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे। ठीक है जी, ठीक बात है। ये अपना क्या था, क्लोरीन का गैसियस एटम था। ठीक है, इसके अंदर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या बना, Cl नेगेटिव बना। इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी एनर्जी खर्च हुई ना, उसी को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको बोल दिया गया। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, डेल्टा Heg, इसको यह बोला जाता है। ठीक है जी, ये क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब आपको ये ध्यान में क्या रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो क्या होती है, नेगेटिव के अंदर होती है। क्या होती है, नेगेटिव के अंदर होती है, नेगेटिव के अंदर ये होती है। मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी ही वो ज्यादा होती है। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। मान लो कि -200 है, -200 एक -500 है, तो 500 वाला कम नहीं होगा, 500 वाला ज्यादा होगा। यहां पर 500 वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया।
ठीक है जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें अलग कुछ एनर्जी चाहिएगी, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसमें कुछ अलग एनर्जी चाहिएगी। अब बात करें एक होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा कुछ नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा ही ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है। मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। यहां पर देखो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या थी, नेगेटिव में आती थी, नेगेटिव में, ये किस में आएगी, पॉजिटिव में। मान लो ये क्या है -500 है ना, -500 आई किसी के लिए तो ये +500 आ जाएगी, ये +500 आ जाएगी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज है, बाकी सेम चीज है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक बात है। चलो जी, फिर आगे बात करेंगे किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं उनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है जी, पहला कौन सा फैक्टर है, साइज। साइज बढ़ेगी, साइज किसी की ज्यादा होगी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी, उसकी साइज इतनी बड़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम। दूसरा क्या है, एसपीडीएफ, इनको याद रख लो, ठीक है। एस की सबसे ज्यादा, पी की उससे कम, डी की उससे कम और एफ की सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर स्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसकी स्टेबल होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेबल उसकी उतनी कम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उससे उतनी कम होगी। कैसे बोल रहा हूं, मान लो P3 हाफ फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, ठीक है, मान लो किसी ऐसे P3 भरा हुआ है, P3 भरा हुआ है, P6 भरा हुआ है, तो इनकी क्या होगी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है भाई, सीधी सी बात है, स्टेबल है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी कम क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। बात क्लियर है, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसकी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए पीरियड। पीरियड के अंदर क्या होती है, इसकी वेरिएशन की बात कर लेते हैं। तो वही चीजें सारी सेम चीजें हो रही हैं। तो क्या है, ऐसा अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगी, कम होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम, तो साइज कम होगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। साइज कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनाएगा वो। तो क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन, ये आपको पीवाईक्यू में देखने के लिए मिलेंगे एक्सेप्शन, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो है, इनमें होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है किसकी, कार्बन की ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, ठीक है। अब बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए ग्रुप। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये सब में लगा देना, सब में लगा देना, लेकिन ये आपको याद रखने हैं, दो आपको ये याद रखने हैं और इन दोनों से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहले तो ये देखो, ये देखो, ये ट्रेन आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो Cl की सबसे ज्यादा होती है, फिर F, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। यहां पर ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन वाला ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों, इन दोनों में गड़बड़ है, तो ये दोनों जो है वो इससे सोल्व नहीं होंगे, उनको आपको याद रखना है। स्टार जिन पर लगा हुआ है वो एक्सेप्शन है, उनको आप याद रख लेना, ठीक है। रीजन जानने की आपको ज्यादा इतनी खास जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे हिंदी में, जिसको विद्युत ऋणात्मक जिसको कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, देखो ये क्या है, H है, ये क्या है, Cl है, H है, Cl है। अब इन दोनों में से जो कौन अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, एक इधर क्या है, ये H है, ये क्या है आपका, देखो ये वाला हाथ क्या है मेरा, H मान लो, हाइड्रोजन है, ये वाला मान लो C है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसमें ज्यादा ताकत है, जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जो अब ताकत किसमें ज्यादा होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ताकत होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा ताकत होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, Cl है, यहां पर क्या है, Cl है। Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ठीक है, पूरी तरह इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, अपने पास नहीं लिया है, कुछ अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया बस। तो खींचा है, तो जितना खींचा, मतलब थोड़ा सा खींचा है तो थोड़ा सा नेगेटिव भी दे देंगे इसको, तो थोड़ा सा खींचा है तो थोड़ा सा नेगेटिव ले ले भाई, ठीक है। पूरा खींच लेगा तो पूरा पॉजिटिव, पूरा नेगेटिव दे देंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पूरा इसने Cl को नहीं दिया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिया है तो थोड़ा थोड़ा इस पे पॉजिटिव दे देंगे, ले जी पॉजिटिव ले ले। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। कैसे समझो भैया, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब क्या है इसका, देखो ये समझो आप, sp sp2 sp3 ये सब जानते हो, सब जानते हो ना आप, ठीक है। यहां पर देखो p कितने 3, s कितना 1, ठीक है, p कितने
3 और s कितना 1, मतलब 4 में से, ठीक है 3 कितने p, तो 3 ये हो गए प्लस a क्या होगा s, तो 4 में से 1 क्या है आपका s है, तो मतलब क्या है यहाँ पर 25%, यहाँ पर क्या है 25% s कैरेक्टर है, 25% क्या है s कैरेक्टर है। इसमें देखो 2 क्या है p है, 1 क्या है आपका s है, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है 3 में 1 क्या है आपका s है, तो यहां पर भी कम है। यहां पर देखो sp, यहां पर क्या है sp, यहां पर ठीक है 50% आपका S है, 50% आपका P है, तो यहां पर क्या है S कैरेक्टर यहां पर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबसे ज्यादा होगी, जो SP होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे इसको याद रख लेना। फिर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस है, ऑक्सीडेशन अगर स्टेट अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर बात करें अगर नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नेगेटिव है तो जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी नेगेटिव होगी, उतना ही कम उसकी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फिर एक फैक्टर है साइज, अगर साइज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज अगर बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फिर बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको सबको बता दिया कि जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो साइज कम होती है, तो जितनी ज्यादा क्या होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही क्या होगा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फिर बात करें वेरिएशन की, अब इसके वेरिएशन क्या क्या आते हैं वो देख लो भैया। पीरियड के अंदर बात कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भैया साइज क्या होगी कम होगी, साइज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये ट्रेंड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया साइज क्या लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएंगे तो क्या होगी साइज क्या होगी कम, साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। फिर बात करें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, तो डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ जाएगी, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर जितना माल मसाला दे रखा था वो सारा आपने कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से आप क्या करना है, इसकी एनसीईआरटी से आपको जो बीच बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और पीवाईक्यू सोल्व कर लेना। बाकी चैप्टर अपना कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे। और जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना, कहीं भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी तो इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। पहला लेक्चर था अपना केमिस्ट्री का, तो उसके बाद में अपना कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर अपने, और जो भी आपको लगे कि हाँ यार यहाँ से यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसके अंदर कुछ टर्म्स इंग्लिश के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है इंग्लिश में ही आप खोल के देखना, तो वही मैंने यूज की है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई बाहर से यूज कर ली, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत देखना, आप एनसीईआरटी देखना अपनी हिंदी वाली, और उसके अंदर सेम यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो पीरियोडिक टेबल का अपना लेक्चर होगा कंप्लीट। अब इसको आपको पीवाईक्यू सोल्व कर लेना, जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जाया करो और कमेंट भी किया करो ना, फालतू कमेंट तो बहुत होते हैं, आप अच्छे वाले कमेंट करके जाते नहीं हो, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो कमेंट कर दिया करो। और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना और ये नोट सोर्स आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।